Hello everyone, welcome to all of you to the online platform of श्री सुंदरम IAS Academy। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है उसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे, और यूनिट 2 में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें लास्ट क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के अलावा हम उसमें डिस्कस किए हैं लिबर्टी एंड लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी इन तत्व को डिस्कस किया है। नाउ इट इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस। उसको कहेंगे व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। इन दो तत्वों पर हमको चर्चा करनी है, व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो देखिए, जब हम व्यक्तिक न्याय की बात करेंगे, इंडिविजुअल जस्टिस की और इधर सोशल जस्टिस की, तो यहाँ हम ये देखेंगे सोशल जस्टिस किसी भी एक समूह के लिए, वंचित वर्गों के लिए स्थापित किया जाता है सामाजिक न्याय, और ये किसी भी व्यक्ति से संबंधित है। उदाहरण लेके समझेंगे, जैसे मान लीजिएगा कि सामाजिक न्याय है वो व्यक्तिक न्याय से ही होके जाता है, सामाजिक न्याय है वो व्यक्तिक न्याय से ही होके जाता है। उदाहरण के संदर्भ में हम जब पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, ठीक, मौलिक अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों को पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, मानव अधिकारों को पढ़ते हैं। मानव अधिकार क्या है? जो किसी भी व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते प्राप्त हो रहे हैं, और मौलिक अधिकार वे हैं जो उसे राज्य के नागरिक होने के कारण प्राप्त हो रहे हैं। तो जो राज्य के नागरिक होने के कारण प्राप्त हो रहे हैं, ये मानव अधिकारों के कारण से प्राप्त हो रहे हैं, मानव होने के नाते। तो जो मानव होने के नाते अधिकार हमको प्राप्त हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स जिनको हम लोग कहते हैं, इसकी कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है, बट दे एग्जिस्ट ओनली इन स्टेट बाउंड्रीज। तो उनकी एक स्टेटिक लिमिट होती है। अब मानव अधिकार जो हैं वे इतने व्यापक हैं, वो किसी राज्य के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वो तो व्यक्ति को मानव होने के नाते स्वतः मिल जाते हैं, यानी अमानवीयता के विरुद्ध आपको वो मिल जाते हैं। आपके साथ किसी प्रकार की अमानवीयता नहीं की जा सकती है। और इंडियन कॉन्सेप्ट में अमानवीयता को परिभाषित करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी के जो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं वो सब इसको डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब अमानवीयता को परिभाषित करते हैं। तो जैसे किसी भी व्यक्ति को जब हम मानव मान करके उसको जो अधिकार देंगे वो सब क्या होंगे? मानवीय अधिकार। और उसको राज्य के नागरिक के आधार पर देंगे, वो सब क्या होंगे? राज्य के अधिकार, मौलिक अधिकार देंगे। इनको हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ है। यहाँ जब किसी व्यक्ति से, पहले हम समझते हैं सामाजिक न्याय, उससे हमको समझ में आएगा व्यक्तिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या है? अगर हम भारतीय समाज की बात करें, अगर हम भारतीय समाज की बात करेंगे तो भारतीय समाज में क्या है कि विविधता है, डाइवर्सिटी है। इंडियन सोसाइटी में एक बहुत लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे हमको डाइवर्सिटी मिलती है। तो जो डाइवर्सिटी के जो वैल्यूज़ हैं भारतीय समाज में मिलते हैं, वो किस किस फॉर्मेट में मिलते हैं? वो हमको मिलेंगे कल्चरल फॉर्मेट में, जैसे संस्कृति में विविधता मिलेगी, ठीक, सांस्कृतिक विविधताओं के साथ साथ प्रजातीय विविधता मिलेगी, प्रजातीय विविधताओं के साथ साथ जातीय विविधता मिलेगी, और जातीय विविधताओं के साथ साथ
क्षेत्रीय विविधता भी भारत में पाई जाती है। तो भारत में ये कहा जाता है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल ऑफ द लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो जो रूल ऑफ द लॉ है एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ठीक। जैसे हम जो रूल ऑफ द लॉ की बात करेंगे और रूल बाय द लॉ की बात करेंगे, तो हम दोनों को ही समझ लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। पहले देखेंगे रूल ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। रूल ऑफ द लॉ पहला है, और दूसरा क्या है, रूल बाय द लॉ, ठीक। अब इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझेंगे पहले। जैसे कि हम समझते हैं कि किसी भी देश में जितने भी लोग पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिएगा कि किसी भी देश में पाए जाने वाले लोगों के ये विविधताएं हैं और उन सब पर एक ही कानून, एक समान उससे लागू होगा। तो जब हम रूल ऑफ द लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं, रूल ऑफ द लॉ को, यानी विधि के समक्ष समानता है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो जब इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो यहाँ पर हमको क्या होता है कि जैसे कुछ विविधताएं तो ऐसी हैं, जैसे प्रजातीय विविधता है, ये प्राकृतिक है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक है। सांस्कृतिक को आप मर्ज कर सकते हैं, इसको जाति को मर्ज कर सकते हैं, क्षेत्रीयों को आप कम कर सकते हैं, लेकिन प्रजाति को आप नहीं कर सकते। जैसे लैंगिक को आप नहीं कर सकते। जो लैंगिक प्राकृतिक विविधता है उसे आप कैसे करेंगे? स्त्री पुरुष तो प्रकृति ने अलग अलग बनाए, उन सबको आप एक ही कानून से कैसे ट्रीट करेंगे? तो जब हम परफेक्टली रूल ऑफ द लॉ में रहते हैं तो उस व्यवस्था में हमको ये कमी नजर आती है, रूल ऑफ द लॉ में। तो इस व्यवस्था में हमको ये कमी नजर आती है कि हम सबको एक ही नियम से देखते हैं, और एक ही नियम से देखते हैं इसका मतलब ये कि वो नियम कुछ लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है क्योंकि हम सबके लिए समानता शब्द लेके आ रहे हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं सबको, लेकिन क्या वास्तव में वो सभी के साथ एक जैसा नियम लागू किया जा सकता है, या परिस्थितियों जन्य हमको नियम लागू करना चाहिए? तो इसलिए एक दूसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रूल बाय द लॉ। इसको इंडियन कॉन्सेप्ट के परसेप्शन में, इंडियन कॉन्सेप्ट के संदर्भ में अगर हम समझें तो इसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक। और ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये दोनों एक ही फ्रेज हैं। देखिए, इसको अपन इंग्लैंड की भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इसकी अच्छी व्याख्या करता है। उसी को समझते हैं अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 आर्टिकल क्या कहता है? तो एक तरफ तो वो कह देता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ, और इंडियन परसेप्ट में, इंडियन परसेप्शन में उसे कह देंगे इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ हम उसको कह देंगे। अब इसका मतलब है कि हम सभी को समान चीजों से, अब यहां देखेंगे कि यहां पर सभी लोग समान है नहीं, जिनको हम समान धक्का देना चाह रहे हैं वो समान है नहीं। जैसे समाज में सभी लोग समान नहीं हैं, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है, 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 और कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है। तो अगर हम सबको एक समान बिंदु तक लाना चाह रहे हैं और वो बिंदु ये वाला है, तो इनको हम समानता करके यहाँ तक लाना चाह रहे हैं, तो समान पुश देना पड़ेगा सबको। तो अगर हम सबको समान पुश दे पा रहे हैं क्या? अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमको समान पुश नहीं देना पड़ेगा, समान पुश नहीं दे पाएंगे। जैसे इनको हमें केवल इतना देना है, इनके लिए इतना करना 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 है। तो सबका साइज अलग अलग है। अगर हम इसको समान पुश देते तो हमको क्या दिखाई देता? तो हमको ये दिखाई देता कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पहुँच जाता, ये यहीं पहुँच पाता, ये फिर यहाँ पहुँच पाता, ये यहीं पहुँच पाता,
ये फिर यहीं तक रह पाता, ये यहाँ पहुँच जाता और हम फिर से वही असमानता की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्त्री है, ठीक है, और पुरुष हैं। तो जो स्त्री और पुरुष दोनों हैं, क्या उन दोनों के लिए हमें मानव के आधार पर समानता लागू करनी चाहिए? क्या हर परिस्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से उन पर एक ही कानून लगाया जा सकता है? उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसे छुट्टी लेने का अधिकार है, उसे लीव लेने का अधिकार है। ये अधिकार उतनी ही मात्रा में, उतनी ही दिनों की छुट्टी लेने का अधिकार क्या पुरुषों के पास रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब पुरुष ये कहेगा ना कि आपने समानता लागू की नहीं, रूल ऑफ द लॉ तो लागू किया ही नहीं, कि इस पर भी वही नियम लगाया, हम पे भी नियम नहीं लगाया। तो इस प्रकार से हमारे देश में जितनी भी डाइवर्सिटी है और जितने डाउन ट्रोडन लोग हैं, उन डाउन ट्रोडन लोग और डाइवर्सिटी के कारण से हमने एक नए परसेप्शन बनाए हैं और हम लोगों ने ये कहा कि हम रूल ऑफ द लॉ में परफेक्टली नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम लोग इक्वल नहीं हैं। और हम लोग सोशली तो बहुत सारे डिवाइडेड हैं ही, लेकिन हम लोग जो नेचुरली हैं वो भी तो डिवीजन होते ही है ना। जैसे बच्चे तो अब कहेंगे सब पे एक जैसा कानून लगेगा, जैसे छोटे गलती से छोटे बच्चे से कुछ हो जाए तो आप उसको भी उतनी सजा तो नहीं दे सकते जितनी बड़ों को दे सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सामाजिक न्याय के वैसे ही विरुद्ध है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तो उस पर लागू होगा ही नहीं, है ना, समझ गए। तो इसी प्रकार से इसी संदर्भ में ये कहा गया कि अगर हम रूल ऑफ द लॉ को लागू करेंगे तो रूल ऑफ द लॉ परफेक्टली लागू नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आर्टिकल 14 में एक दूसरा प्रोविजन भी दिया गया है जो कहता है रूल बाय द लॉ। रूल बाय द लॉ, रूल बाय द लॉ कहता है, ये इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है। अब यहां पर जो मैंने जो बनाया है ग्राफ, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर हम रूल ऑफ द लॉ में जाएंगे तो यहां तक स्थिति ऐसी आ जाएगी, फिर से ये ऐसे ही हो जाएंगे कि उन सबके साथ असमानता फिर से व्याप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर हम सब असमान है, असमान लोगों को समान रूप से धक्का देंगे तो फिर से वो असमान हो जाएंगे। और अगर हम इनको बराबरी पर लाना चाहते हैं तो फिर इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव फॉलो करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हम ये करना चाहते हैं, इन सबको बराबरी पर लाना चाहते हैं। इन सबको बराबरी पर लाने के लिए हम इनको क्या देंगे? जितनी आवश्यकता है उतना पुश देंगे और वो पुश अनइक्वल होगा। और इस अनइक्वलिटी को, चूंकि हमारा मोटिव क्या है कि सबको समान बनाना है, तो सबको समान बनाने के मोटिव के लिए जब हम ये कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोई तरीका अपना रहे हैं, इसलिए हम कह देंगे कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए हमारे संविधान में से आर्टिकल 14 में से इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप रूल ऑफ द लॉ को हटा दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, इसको गायब करिए थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही रूल ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण हमारे यहाँ से गायब होगा। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसको कहेंगे विधि के समक्ष समानता, ठीक। और ये है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। अब विधि के समक्ष समानता मतलब कानून ये देखेगा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हाथ में। मतलब ये रोबोटिक आइडिया हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि ये अमानवीयता हो जाएगी। हम एक तरह से उसमें तो चले जाएंगे, एक समानता के परिप्रेक्ष्य में तो चले जाएंगे, रूल ऑफ द लॉ में भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीजें नहीं आएंगी कि जैसे कि हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं रहेंगी, संवेदना नहीं रहेंगी किसी भी वर्ग के प्रति। दूसरा कि हम एक मशीनी एकता देंगे लोगों को, मशीनी समानता देंगे। और जो मशीनी समानता है, मैकेनिकल जो इक्वलिटी है, मैकेनिकल इक्वलिटी का मतलब ही ये है कि सामने कोई भी हो, मशीन उसको कभी भी इस प्रकार से देखती नहीं है कि उसमें सेंटीमेंट है।
जैसे किसी मशीन को खड़ा किया जाए कि वो सबको थप्पड़ मारेगी, तो मशीन में जितनी एनर्जी के साथ उसको सेट किया जाएगा उतनी एनर्जी से वो सबको थप्पड़ मारेगी, मशीन मारती रहेगी सबको थप्पड़। लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि सबको थप्पड़ मारना है, तो सबको थप्पड़ मारेगा, लेकिन जैसे ही कोई छोटा बच्चा आएगा उसको वो धीरे से थप्पड़ मारेगा। इसका मतलब क्या है, जो धीरे से थप्पड़ मारने वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग मशीनी समानता नहीं कह सकते। अगर हम सबको एक ही समान से देखते रहते तो वो रूल ऑफ द लॉ हो जाता, और रूल ऑफ द लॉ हो जाता तो ऐसी स्थिति में हम एक समानता तो स्थापित करते, लेकिन वो मशीनीकृत होती जिसमें संवेदनाएं नहीं होती। चूंकि ये समानता मनुष्यों के ऊपर लागू होनी है, इसलिए इसमें संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी था, मानवीयता का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस पहलू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे एक तो यहाँ पर भावनात्मक स्थिति परक, मानवीय और परिस्थिति जन्य, ठीक, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू होती हैं। और अगर ये व्यवस्थाएं लागू नहीं होती तो हम कभी भी अपने स्टेट को कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर तो हम एक ऐसे राज्य में तब्दील हो जाएंगे जो राज्य सबको एक ही लाठी से हाँकता है, उसमें बड़े बूढ़े बच्चे इत्यादि के लिए कोई भी महत्व नहीं है। तो जब भी किसी स्पेशल वर्ग के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि उस वर्ग में स्पेशल प्रोविजन जो लाया गया है उसका उद्देश्य ही है स्पेशल प्रोविजन का कि हम रूल बाय द लॉ की बात कर रहे हैं, वरना ऐसा संभव ही नहीं होता। आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि जैसे बुजुर्ग लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में स्पेशल अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, स्पेशल डिडक्शन दिए जाते हैं उनको। जैसे हम अपने देश में वंचित वर्गों के लिए, वनरेबल ग्रुप्स के लिए, SC STs के लिए और कभी महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन करते हैं, तो हमको इसमें क्या दिखाई दे जाता है, तो हमको इसमें दिखाई देता है कि हम कुछ रूल ऑफ द लॉ की बात कर रहे हैं। तो रूल ऑफ द लॉ की बात करेंगे तो ये एक सामाजिक समानता के लिए स्थापित करता है, चाहे वो रूल ऑफ द लॉ हो चाहे वो रूल बाय द लॉ हो। ये सामाजिक समानता का पक्षधर है। इससे सामाजिक समानता हमको यहाँ पर अपने उसमें देश में दिखाई देती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इतना सा है कि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का सेक्शन 1 वो कहता है कि यहाँ सबके साथ इक्वलिटी होगी। हम किसी को भी, चाहे वो क्या कहता है, किसी की भी कोई भी जाति हो इत्यादि हो, उसके आधार पर किसी को कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं देंगे। वो कहता है ना तो हम किसी की कास्ट को देख करके कोई बात करेंगे, और ना हम किसी की रेस को देख करके कोई बात करेंगे, ना हम किसी के सेक्स को देख करके कोई बात करेंगे, जेंडर को देख करके कोई बात करेंगे, ना हम किसी के रेजिडेंस को देख करके बात करेंगे, देख के कोई बात करेंगे, ना किसी के रिलीजन को देख करके कोई बात करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि इन सारी चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि हम किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ना तो उसकी प्रजाति से करेंगे, ना जाति से करेंगे, ना उसकी निवास से करेंगे, ना धर्म से करेंगे, इसके आधार पर किसी के साथ नहीं करेंगे। तो ये कहता है। और आर्टिकल 2 भी यही कहता है कि इसके आधार पर लोगों को बराबर बराबर अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। इसके आधार पर अपॉर्चुनिटी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्टिकल के सबसेक्शन 3 में आएंगे यहाँ, तो यहाँ तक तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आपको अभी तक दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा क्या चल रहा है, रूल ऑफ द लॉ चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे रूल ऑफ द लॉ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक ही लॉ सब पे लग रहा है, और देखिए किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही सबसेक्शन 3 पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पर स्पेशली लिख दिया गया है कि स्टेट कैन फॉर्म सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजंस किस बारे में, इन केस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन केस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जब भी बात महिलाओं की होगी, बच्चों की होगी, तो उनके लिए वो स्पेसिफिक प्रोविजन ला सकता है, कुछ ना कुछ प्रोविजन कर सकता है। ठीक,
अब यहां ऊपर उसने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम जेंडर के आधार पर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यही आर्टिकल 3 में ही और इसमें यह लिख दिया गया है कि दिस टाइप्स ऑफ प्रोविजन विल नॉट काउंटर सच काइंड ऑफ इक्वलिटी। तो मुझे कहता है कि इस प्रकार के प्रोविजन करना समानता ही माना जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। लेकिन ये असमानता रूल ऑफ द लॉ तो नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रूल बाय द लॉ, इसको कहा गया रूल बाय द लॉ। तो ये रूल बाय द लॉ आया। तो यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण, और ये समान संरक्षण हमको किसकी याद दिलाता है, और ये क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो ये हमें किसकी याद दिला रहा है, तो ये तो स्पष्ट याद दिला रहा है रूल ऑफ द लॉ की, ये रूल बाय द लॉ की याद दिला रहा है। तो जब हम रूल बाय द लॉ और रूल ऑफ द लॉ की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सामाजिक समानता। तो हम सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए इन सारे प्रोविजनों को संविधान में लागू किए हैं, और सामाजिक समानता का उद्देश्य ही ये है। लेकिन हम यहाँ सामाजिक समानता को अकेले को सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिक न्याय की भी बात करनी है। तो यहाँ हम सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। अब इसी की बात में हम लोग जोड़ेंगे व्यक्तिक न्याय को, तो व्यक्ति की इंडिविजुअल जस्टिस की। अब यहां देख लेते हैं पहले सामाजिक न्याय कैसे। तो किसी भी समाज में जो वर्ग हैं उन वर्गों को देखिए आप, अब वे वर्ग समान न्याय कब कहलाएगा, कि जब हम उन्हें किसी भी आधार पर समान मानेंगे, समानता उनको देंगे और समानता मान करके उनके साथ न्याय करेंगे, तो वो कैसे न्याय होंगे, सामाजिक न्याय। जैसे उदाहरण के रूप में समझिएगा, वनरेबल ग्रुप के लिए, वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो ये कलेक्टिव मेजर्स है, कलेक्टिव मेजर्स लिया गया है जितने भी वंचित वर्ग हैं। अब वंचित वर्गों में आप देख सकते हैं यहां आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन या फिर ट्रांसजेंडर और अदर्स। तो अगर किसी भी समूह के लिए, उस समूह के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है और उस प्रोविजन का उद्देश्य है उस समूह के पिछड़ेपन को दूर करना, तो उस समूह के पिछड़ेपन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय। तो भारत के संविधान के अनुसार किसी भी समूह के लिए किए जाने वाले वे प्रावधान जो उसे समानता के स्तर पर लाना चाहते हों मुख्य धारा के साथ, तो उन्हें हम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कहते हैं। सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट उन्हीं देशों में बहुत ज़्यादा लागू होता है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, विविधता। क्यों? क्योंकि जहां विविधता होगी वहां वर्ग बहुत ज्यादा बनेंगे, तो वर्गों की संख्या ज्यादा होगी, और संख्या ज्यादा होगी तो उनमें क्या देखी जाएगी, कुछ में असमानता भी होगी। तो असमानता को समानता में लाने के लिए हमको वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, और ये जो विशेष प्रावधान हम लोग करेंगे, यही विशेष प्रावधान किस संदर्भ में प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लॉज या रूल्स के बारे में हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो संवैधानिक मूल्यों में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया सामाजिक न्याय। अब लेकिन सामाजिक न्याय व्यक्ति दिखेगा कैसे, सामाजिक न्याय दिखता नहीं है कभी, दिखता तो व्यक्तिक न्याय ही है। सामाजिक न्याय तो ये है कि वो कलेक्टिवली मेजर है, उसको काउंट किया जा सकता है, स्टेटिकली उसको काउंट किया जा सकता है। बट इफ यू वांट टू गो थ्रू, इफ यू वांट टू नो द सोशल जस्टिस,
if you want to know the social equality in any country, in any nation, then you have to discuss about the individual justice. Individual justice is a parameter to decide then what we should do to provide the equality of justice. If we want to provide the social justice, if we want to keep the all the ideas in a very perfect manner about social justice, it means that all the ideas can be pressurized, all the ideas can be controlled by the specific measurement. तो हम जिस मेजरमेंट की बात करते हैं कि सामाजिक न्याय चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सामाजिक न्याय का जो इंडिकेटर है, तो यहाँ हम लिखेंगे उसको इंडिकेटर ऑफ सोशल जस्टिस. इंडिकेटर ऑफ सोशल जस्टिस. तो वो हमको कहां दिखाई देगा? इंडिविजुअल जस्टिस में. ठीक, तो इंडिविजुअल जस्टिस के द्वारा ही हम जस्टिस को देख सकते हैं. और इंडिविजुअल जस्टिस किससे जुड़ा होता है? लिबर्टी से. किससे जुड़ा होगा? स्वतंत्रता से. व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसके साथ जुड़ी होगी, वही उसे इंडिविजुअल जस्टिस के रूप में दिखाई देती है. ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं. कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल जस्टिस क्या है, इंडिविजुअल जस्टिस के पैरामीटर्स क्या हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्तिक न्याय है और जो सामाजिक न्याय है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय. व्यक्तिक और सामाजिक, और ये कॉन्सेप्ट है न्याय का. न्याय का कॉन्सेप्ट है व्यक्तिक और सामाजिक न्याय. अब देखते हैं व्यक्तिक और सामाजिक न्याय किस प्रकार से चलता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिक न्याय के कौन कौन से परिभाषा देखेंगे. पहले इनकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में देखेंगे किसी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार, है ना. तो ये क्या कह रहा है? निष्पक्ष और समान व्यवहार किसके साथ? व्यक्ति के साथ. तो ये क्या होगा? एक व्यक्तिक न्याय का प्रतीक होगा. उससे हमको व्यक्तिक न्याय दिखाई देगा. और यहां हम क्या करेंगे? अगर हम किसी एक व्यक्ति को ना देकर के समाज या वर्ग, इसका स्वरूप यहां कौन सा होगा? सामूहिक. किसी समाज एवं वर्ग को समानता. ठीक है, तो यहां उसको ऐसे भी समझिएगा, किसी भी उसको समानता की बात हम लोग करेंगे. तो यहां पर जो, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करके मैं आपको समझाता हूं. देखो, हम यहां कह रहे हैं कि किसी समाज या वर्ग को व्यक्ति. अब उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हम मान के चलते हैं 543 सीट्स हैं वहां पर लोकसभा की. ठीक है, और राज्यसभा की भी सीटें हैं. तो हम इसका कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ दोनों को मिला करके लगभग 800 सीट्स हैं. ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की मिला करके इतनी सीटें हैं, या लोकसभा की इतनी सीटें मान लीजिए. तो अगर हम ये कहें कि सबको इक्वल जो प्रोपोर्शन हमको देना है, जैसे हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं, तो आरक्षण का प्रभाव जब किसी एक व्यक्ति पर दिखाई देता है, तो हम इसे इंडिविजुअल जस्टिस की बात करेंगे कि उसे इंडिविजुअल जस्टिस दिया जा रहा है. लेकिन इंडिविजुअल जस्टिस का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? एक सोशल जस्टिस को स्थापित करना. क्योंकि अगर हम एक एक करके, अब देखिए यहां देखेंगे, अब यहां मान के चलते हैं कि 15% रिजर्वेशन है एससी के लिए, और ये मान के चलते हैं कि 8% रिजर्वेशन है एसटी के लिए. तो इसका 15% कितना होगा? इसका होगा 15% हो सकता है जैसे 120.
तो इसमें से 120 लोग कौन से होने चाहिए? एससी के। और लगभग 64 लोग हैं वो कौन से होने चाहिए? एसटी के। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है? इतने लोग होने चाहिए। जब यहां देखा गया कि इस पूरे में ये तो है डिमांड होना चाहिए, वास्तविकता क्या थी उसमें? वास्तविकता ये थी यहां पर कि जो 800 थे उसमें व्यवस्था ऐसी थी कि जो अनरिजर्व थे उनकी संख्या थी 620, ठीक? फिर ये देखा गया कि जो एससी की जो संख्या थी वो थी वहां पर 24 और एसटी की संख्या वहां थी 15, ये संख्या थी। और हम और भी किसी भी वर्ग के लिए ओबीसी वगैरह किसी के लिए भी बना सकते हैं। अब यहां हम देखेंगे, क्योंकि अनरिजर्व को रिजर्वेशन तो होता नहीं है तो इसलिए मैंने उसको यहां नहीं लिखा है, यहां लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में हम लोगों ने इस समाज को न्याय दिया है? जिस समाज को हमने, ये पूरे सोसाइटी को, क्योंकि रिजर्वेशन किसको मिला है? पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला है। रिजर्वेशन है वो आपने देखा होगा कि किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला, पूरे के पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला है। तो इन दोनों वर्गों को अगर रिजर्वेशन मिला है तो इन दोनों वर्गों के साथ न्याय तो तब होगा कि जितना रिजर्वेशन मिला है उतने लोग उनके पार्लियामेंट में होना चाहिए। लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं कि इतना होना चाहिए, लेकिन होना कितना है? 24। तो इसे हम सामाजिक न्याय नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां किसी पूरे वर्ग को देखना है, सामाजिक न्याय यहां से स्थापित होगा। लेकिन अगर ये 24 लोग हैं तो इन 24 लोगों को इंडिविजुअल न्याय तो मिला है, दे आर अंडर द इंडिविजुअल जस्टिस, बट दे आर नॉट इन सोशल जस्टिस। तो हमको जो इंडिविजुअल जस्टिस यहां पर मिला है उनको, तो व्यक्तिगत न्याय तो उनको मिला है, लेकिन सामाजिक न्याय यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सामाजिक न्याय किसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा? सामाजिक न्याय देखा जाएगा पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो। तो ये है निष्पक्ष और समान व्यवहार। जब किसी एक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है तो हम उसको मान लेंगे कि ये इंडिविजुअल जस्टिस हो गया। और यहां वो किसके लिए कर रहे हैं? पूरे उसके लिए कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? इक्वल जस्टिस नहीं होगा, ये दूसरे जस्टिस की बात करेंगे। यहां पर हम लोग कह देंगे कि ये उनको वास्तविक रूप से जस्टिस मिला ही नहीं है। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से चलती है कि भाई एक व्यक्ति के साथ करेंगे तो इंडिविजुअल और सबके साथ करेंगे तो वो। फिर दूसरा है कि इन लोगों के टारगेट क्या है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। दूसरा यहीं पे समझ लेते हैं कि इनके टारगेट क्या है, इसको कहेंगे लक्ष्य क्या है, इनके लक्ष्य क्या है। तो ये तो हो गया इनकी डेफिनेशन के आधार पर। अब इनके लक्ष्य हैं। इनका लक्ष्य क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता और समानता देना, किसमें? विचारों की, ठीक है, और कृत्यों की। इनका होता है सामाजिक, ये कहेंगे समूह अथवा समाज ऑब्लिक वर्ग को समानता और अधिकार दिलाने की बात करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा न्याय हो जाएगा? सामाजिक न्याय की ओर हम लोग चल देंगे। और अगर हम दूसरे और किसी न्याय की बात करेंगे, दूसरे तत्व की ओर चलेंगे, तो वे कौन से न्याय हो जाएंगे हमारे? व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। दो के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं और दोनों के बीच की जो तुलना है वो हमको इसी प्रकार से समझ में आएगी। अब लोग कहते हैं कि व्यक्तिक न्याय, उसका केंद्र बिंदु क्या है? तो व्यक्तिक जो न्याय है उसका केंद्र बिंदु है कि व्यक्ति की गरिमा और अवसर बराबर होने चाहिए। और यहां हम समाज पे जो चीजें व्यक्ति पे लागू करेंगे वही समाज पे लागू करेंगे। तो यहां क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा और अवसर, और यहां क्या होंगे? समाज, समाज के अवसर और अधिकारों की रक्षा, ठीक है। तो मूलतः हमारा लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक न्याय।
लेकिन उसका साध्य क्या होता है? व्यक्तिक न्याय। ये बहुत सबसे अच्छी परिभाषा है इसको समझाने के लिए कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम सामाजिक न्याय और व्यक्तिक न्याय को अंतर कैसे करेंगे, तो सामाजिक न्याय से आशय ऐसे न्याय से है जो किसी वर्ग के संबंध में, किसी समुदाय के संबंध में, किसी समूह के संबंध में, या किसी भी अन्य प्रकार के एक बृहद व्यवस्था को सामान्य व्यवस्था के तुलना में बराबर लाने के प्रयास को कहा जाता है सामाजिक न्याय। लेकिन सामाजिक न्याय हमेशा ही कल्याणकारी सरकारों का उद्देश्य होता है। सामाजिक न्याय कल्याणकारी सरकारों का एक साध्य होता है। उस साध्य की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ साधनों को अपनाते हैं जिसे कहते हैं सामाजिक व्यक्तिक न्याय। ठीक है, और उसको समझते हैं। जैसे एक अधिकारवादी राज्य, पहले इसको समझेंगे, अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन स्टेट, तो अथॉरिटेरियन स्टेट की बात करेंगे तो यहां क्या होगा? एक ही सिद्धांत चलेगा, रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, रूल ऑफ द लॉ। और रूल ऑफ द लॉ है, वहां मानवीयता नहीं रहती है, भावनात्मक एक वो नहीं रहती है। एक बहुत बड़ा फेमस इसके बारे में कहा जाता है कि एक डाकू कर किसी गांव में जाता है और वह सबको एक एक करके मारता है डाकू, लेकिन वहां उसको एक बुढ़िया मिल जाती है, बहुत दुबली पतली सी वैसी बैठी रहती है, वो उसको नहीं मारता है। जबकि रूल ऑफ द लॉ में तो उसको सबको मारना चाहिए, जिन जिनको उसको मारना है वगैरह, नहीं 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 इसको नहीं मारेंगे। उसके अंदर एक मानवीयता जाग जाती है, इस कारण से वह उसको नहीं मारता है। तो रूल ऑफ द लॉ में सबको एक साथ से चलाया जाएगा। ऐसे स्टेट को हम लोग क्या कह देंगे? पुलिस स्टेट। अब हम पुलिस स्टेट की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम कैसे स्टेट की बात कर रहे हैं? वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो हम कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे वेलफेयर स्टेट की। अब वेलफेयर स्टेट में क्या होगा? रूल ऑफ द लॉ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये सक्सीडिंग बॉडी है। रूल ऑफ द लॉ यहां रहेगा, लेकिन रूल ऑफ द लॉ को लाने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? रूल बाय द लॉ। ठीक, रूल बाय द लॉ लाना पड़ेगा। अब ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, ये दोनों क्या हैं? इसको हम लोग कह देते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक, तो ये दोनों व्यवस्थाएं जब आती हैं तो हम लोग किसमें तब्दील हो जाते हैं? एक कल्याणकारी राज्य में तब्दील हो जाते हैं। देखिए यहाँ रूल बाय द लॉ नहीं है, तो इसलिए ये कल्याणकारी राज्य नहीं कहलाएगा। अब ये कल्याणकारी राज्य है तो किस किस का कल्याण करेगा? विभिन्न वर्गों का कल्याण करेगा। और उस कल्याण को हम लोग कैसे लिख लेंगे? वनरेबल ग्रुप्स के बारे में, वंचित वर्गों का कल्याण होगा। तो किसी भी वेलफेयर स्टेट का अंतिम लक्ष्य क्या होता है ना? तो इसको लिखेंगे हम कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है वो क्या है? क्या प्राप्त करना है हमको? हमको प्राप्त करना है कौन सी व्यवस्था? जिसको हम लोग कहेंगे सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय है, इस व्यवस्था को उनको प्राप्त करना है। इस अवस्था को, ये उनको प्राप्त करने के लिए सामाजिक कल्याणकारी राज्यों में उद्देश्य होता है। लेकिन ये व्यवस्था प्राप्ति चलेगी कैसे? ये व्यवस्था को प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे अब देखिए इसका तरीका, यहां पर किसी एक व्यक्ति को न्याय दिया गया। ठीक है, वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो सकता है, जैसे वंचित वर्ग में से किसी एक का होगा। फिर एक और व्यक्ति को न्याय दिया गया,
वो भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर और व्यक्तियों को न्याय दिए, व्यक्तियों को न्याय दिए, वो भी किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। यहाँ भी हमने और व्यक्तियों को न्याय दिए। अब हमें करना क्या है? सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय किस किस को देना है? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिख लेते हैं कि हमें महिलाओं को सामाजिक न्याय देना है, ठीक है, पहला। दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति को सामाजिक न्याय देना है, फिर अनुसूचित जनजाति को सामाजिक न्याय देना है। फिर हम यहाँ कहेंगे बालिकाओं को सामाजिक न्याय देना है, बालिकाओं को सामाजिक न्याय देंगे। अब हम जो व्यवस्था जो बना रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, इन सबको करके हम सामाजिक न्याय की ओर जाएंगे। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए सामाजिक न्याय की सीढ़ी क्या होगी, जो अपन ने यहाँ से बनाई है कि महिलाओं को, एक एक महिला को उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि जितनी भी वुमेन हैं उनको अधिकार मिलेगा, एससी को अधिकार मिलेंगे, एसटी को अधिकार मिलेंगे, या फिर लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। तो इस एक व्यक्ति को, जब एक महिला को अधिकार मिलेंगे या किसी एक अनुसूचित जाति को अधिकार मिलेंगे या एक एसटी को मिलेंगे, एक लड़की को मिलेंगे, तो एक एक करके जो अधिकार मिलेंगे इनको, वो क्या स्थापित करेंगे? सामाजिक न्याय। तो एक एक करके जो अधिकार मिलेंगे वो आखिर क्या स्थापित कर देंगे? महिलाओं के लिए, पूरे महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर वंचित वर्गों को अधिकार मिलेंगे एक एक करके सभी को, तो वो सभी वर्गों को अधिकार प्राप्त, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम सभी वर्गों को अधिकार दिलाना चाह रहे हैं। इसी क्रम में तो हम सभी वर्गों को अधिकार तो दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? हम एक साथ तो सभी पूरे वर्गों को अधिकार दिला नहीं देंगे। तो ये हमारी व्यवस्था इसी प्रकार से यहाँ भी लागू होगी और इनको भी मिलेंगे। तो ये सब क्या है? तरीके हैं। यहाँ से यहाँ देखेंगे ये सब क्या है? इस व्यवस्था को प्राप्त करने के तरीके हैं। तो ये क्या हो गए हमारे? साधन। ये साधन हो गए हमारे, ठीक। और ये हमको प्राप्त करना है, तो ये क्या हो गई? ये क्या है हमारा? साध्य। साध्य है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि व्यक्तिक न्याय एक साधन है और सामाजिक न्याय एक साध्य है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सामाजिक न्याय के लक्ष्यों तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम व्यक्तिक न्याय को पूर्ण करेंगे। तो व्यक्तिक न्याय सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है, ठीक है। व्यक्तिक न्याय सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। इसीलिए किसी भी समाज में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया व्यक्तिक न्याय से ही प्रारंभ होती है। इंडिविजुअल जस्टिस कैन लेड द स्टेज ऑफ सोशल जस्टिस। If you want to provide the social justice to specific community, specific classes, specific group, then we have to start the process of, we have to achieve the stage of social justice only by the providing individual justice. So individual justice is the most common phenomena that is being followed in welfare states, and rather we should say the states, they prefer to provide the welfare to its people. तो अगर हम किसी राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं जो राज्य के लोगों को बराबरी पर लाने के लिए कार्य कर रही होंगी, तो वहाँ पर व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इसी को हम कहते हैं व्यक्तिक न्याय। व्यक्तिक न्याय, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे व्यक्तिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय क्या है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम समझ पाए कि व्यक्तिक न्याय के माध्यम से ही हम लोग सामाजिक न्याय तक पहुंच सकते हैं। तो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बृहद है, महत्वपूर्ण है, और हमको वो पता भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि भारत के संविधान में न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे भारतीय संविधान तो हम लोग पढ़ते ही हैं पॉलिटी में। अगर हम भारतीय संविधान की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमको ये कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले दिखाई देता है कहाँ पर? भारत के संविधान में प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हमको ये दिखाई देता है, जहाँ हम ये मानेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है। वहाँ किस किस की बात कही है?
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो वो सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं वहाँ, और आर्थिक न्याय की भी बात करते हैं, और राजनीतिक न्याय की भी बात करते हैं। तो चाहे इनमें से कोई सा भी न्याय हो, चाहे ये वाला न्याय हो, चाहे ये वाला न्याय हो, चाहे फिर ये वाला न्याय हो, कोई भी किसी भी प्रकार का न्याय हो, ये न्याय हमें जिस व्यवस्था की ओर ले जाएंगे, तो इसीलिए भारत के संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, दैट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ वेलफेयर। तो that led and help us to provide and to get the stage of welfare state. So if we want to get the welfare state, then we have to provide its citizens about the social, economic and justice. तो हमने सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट समझा, और सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट के मूल में कौन सा छुपा हुआ है? व्यक्तिक न्याय, इसी में छुपा हुआ है व्यक्तिक न्याय। तो ये व्यक्तिक न्याय, और यही हमको समानता की ओर ले जाएगा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, ये भी हो। हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो यहाँ पर अवसरों की बात करेंगे, यहाँ संसाधनों पर स्वामित्व की बात करेंगे। राजनीतिक न्याय किसके साथ चलता है? अपॉर्चुनिटीज, ये अवसर के साथ चलेगा। अगर हम इक्वलिटी और जस्टिस ऑफ इकोनॉमी देना चाहते हैं, देन इट डिस्कस अबाउट द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस। ओवर द रिसोर्सेस, ठीक है, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस की बात करेगा, और ये हमको किसके लिए लेके आएगा? इक्वलिटी के लिए। ये हमको इक्वलिटी के लिए काम करेगा, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगा। दैट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान इक्वलिटी के लिए और न्याय के लिए किए गए हैं। उन सारे प्रावधानों में एक न एक ऐसा तथ्य शामिल है जो इन मूल्यों को स्थापित करता है। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि भारत के संविधान में जस्टिस और न्याय की बात होती है, तो वो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं हमको? तो हमको देखते हैं कि जैसे समानता है और न्याय है, वो हमको कई वर्गों के रूप में दिखाई देते हैं, वर्गों के अच्छाई के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बात करेंगे तो हमको आर्टिकल 14 से 18 में दिखाई देंगे, 19 से 22 में दिखाई देंगे, 38, 39 और 46 में दिखाई देंगे, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका स्ट्रक्चर देखना है तो हमको कहाँ दिखाई देंगे? 14 to 18, 19 to 22, ठीक, इनमें दिखाई देंगे। और दूसरे दिखाई देंगे हमको किस बारे में? आर्टिकल 38 डीपीएसपी में, और 39 में दिखाई देंगे, 46 में दिखाई देंगे। हमारे यहाँ डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उसमें से वेलफेयर और इक्वलिटी के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब जैसे ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हम वहाँ पर जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे शुरू होते हैं 14 से लेकर के वो समानता की बात करते हैं। 14 में विधियों का समान संरक्षण है, इसके बाद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। तो यहाँ तक हमको कौन से मिलेंगे? सारे के सारे समानता वाले मिलेंगे। और यहाँ जो इक्वलिटी है वही यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगी? फ्रीडम, लिबर्टी। ये लिबर्टी की बात करते हैं, और ये वेलफेयरिज्म की बात करेंगे। ये डीपीएसपी के पार्ट हैं, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, किसको लेकर के? सोशल जस्टिस को लेकर के या इंडिविजुअल जस्टिस को लेकर के, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम विदाउट इंडिविजुअल जस्टिस के सोशल जस्टिस तक नहीं पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने उसको एक अच्छा सा टर्म दिया है, और मैं हमेशा उसको इसी मुद्दे पर समझाता हूं
कि जब हम इंडिविजुअल जस्टिस किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए एक साधन का काम कर रहा है, और जब हम उस साधन पर चलेंगे, उस वे पर चलेंगे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे एक मोटे पर अपने लक्ष्य तक, और वो लक्ष्य होगा हमारा सामाजिक न्याय। तो इंडिविजुअल जस्टिस इज नथिंग, जस्ट अ वे एंड जस्ट अ स्टेयर एंड जस्ट अ स्टेप टू गेट एंड टू अचीव द स्टेज ऑफ वेलफेयरिज्म। तो हम वेलफेयरिज्म की स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव ए गुड डे।